मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज का विषय बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 पर हम लोग चर्चा करेंगे, परंतु यह 20, 21, 22 तीनों को हरदम ध्यान में रखेंगे तब धारा 22 को आप समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने धारा 20 में चर्चा किया कि ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होगी, ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग लेंगे, तो उसका 1 मिनट में सारांश आप समझ लीजिए। फिर से एक बार याद करिए। ग्राम पंचायत की बैठक यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करते हैं और वार्ड के सदस्य उसके मेंबर होते हैं। और पंचायत के अंदर 29-30 जो विभाग है, जो ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी हुई मंत्रालय है, वो तमाम विभागीय पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। तो अब एक तरफ वार्ड के सदस्य बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ 30 विभाग जो है उसके सभी कर्मचारी और पदाधिकारी बैठे हुए हैं और सामने मुखिया बैठे हुए हैं। मुखिया के बाएं साइड में उप मुखिया बैठे हुए हैं और मुखिया के दाहिने साइड में पंचायत के सचिव बैठे हुए हैं। तो अब आप दृश्य को जो है जरा एक कल्पना कर लीजिए कि बैठक अब प्रारंभ हो गई। तो धारा 20 का कहना है कि बैठक प्रारंभ हो गई। धारा 21 का कहना है कि कोरम क्या है, यानी कितना वार्ड सदस्य आएंगे तब कोई प्रस्ताव पर बहस होगा और प्रस्ताव पारित होगा तो मान्य होगा। यानी उसका फॉर्मूला है 1/2 + 1, यानी जितना ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उसके आधा में 1 जोड़ दीजिए तो उतना बहुमत से कोई भी कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि वार्ड सदस्यों की संख्या 14 है तो 7 व्यक्ति अगर आ गए, 7 वार्ड सदस्य आ गए तो एक मुखिया को मिलकर 8 हो जाता है, तो वह बैठक होगी। तो बैठक हो गई। अगर कोरम घट जाएगा, 7 से कम वार्ड सदस्य होंगे तो बैठक नहीं होगी, उसमें प्रस्ताव लेने का कोई मतलब नहीं है। तो धारा 21 को यही कह रहा है कि कोरम क्या होगी। लेकिन कोरम के अभाव में भी बैठक स्थगित होती है, तो दूसरी बैठक में भी कोरम हम लोगों को चाहिए। बिना कोरम का कोई बैठक नहीं हो पाएगा। हर हालत में कोरम में हम लोगों को चाहिए ही, तब जाकर के वह बैठक मान्य होगी। तो ये है 21 में। तो अब 22 को अब आप समझेंगे। तो अब मान लीजिए कि बैठक कोरम भी हो गई, मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू हो गई और वहाँ वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ जो भी विभाग का सवाल होगा वार्ड सदस्यों के मन में, वो अपने सवाल करेंगे, वह होगी। अब आप बिहार के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो नीतीश कुमार जी 20 वर्ष तो विकास पुरुष अपने आप को कहकर निकल गए। अब सम्राट चौधरी की जवाबदेही है कि यह विभाग तो अभी तक धरातल पर आई नहीं है। जो हम बोल रहे हैं मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक अब इस तरह से होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने कौन उपाय किया बिहार के लोगों के साथ, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का कितना वैल्यू किया। तो यही तो समझने की ज़रूरत है कि कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और 29-30 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी धारा 20 के उपधारा 4 में मैं बता चुका हूँ। अब 21 भी आप समझ गए, कोरम का खेल है। और 22 अब आइए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का काम क्या है, यही 22 है। तो अब इतना बात समझ गए होंगे, तब धारा 22 को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब जो हमारे वीडियो को नहीं सुनेगा तो वो अब समझेगा कि हम ऐसे ही विद्वान हैं। तो बिहार में तो 400 जो ग्राम पंचायत के जितने भी मुखिया हैं वो सब अपने अपने जगह पर विद्वान ही हैं। और यही कारण है कि पदाधिकारी इसका जो है नाजायज लाभ उठा रहा है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। कल तक वो व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं था, आज जैसे हाथ में मुखिया का सर्टिफिकेट मिलता है वो सुबह होकर के ज्ञानी हो जाता है। यानी 24 घंटा में पता नहीं कि उसको कौन सर्टिफिकेट मिलता है
सरस्वती क्या आकर रात भर में उसको माथा में ट्रेनिंग दे देती है कि 24 घंटा में वो धरती का सबसे विद्वान व्यक्ति गिनाने लगता है। और यही कारण है कि वो लोग नाजायज लाभ पदाधिकारी उठाता रहता है। तो चलिए ठीक है, अब कार्यकारिणी की बैठक का अधिकार क्या है, किस किस विषय पर चर्चा करेंगे, यह प्रतिदिन, ये लगभग 20-25 दिन का विषय है। हम लोग रोज़ 20 मिनट 25 मिनट इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 5 मिनट तो ऐसे ही बीत गया भूमिका बांधने में। अब 10 मिनट जरा सुन लीजिए कि एक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, सामान्य कार्य। धारा 22 के उपधारा 1 में पहला कह रहा है, जब किताब देखेंगे तो उसमें कह रहा है सामान्य कार्य। तो सामान्य कार्य कार्यकारिणी को क्या करना है? पहला कह रहा है कि पंचायत का जो क्षेत्र होता है और ग्राम पंचायत को वार्षिक बजट तैयार करना है। और वार्ड सदस्य मुखिया भी बैठे हैं, सब विभाग बैठा हुआ है। तो वार्षिक बजट बनाना आप तो समझ रहे हैं ना। वार्षिक बजट क्या? आप शिक्षा विभाग में सरकार खर्च कर रही है, लेकिन अपना से ग्राम पंचायत उसमें क्या कर सकती है शिक्षा सुधारने के लिए, उसमें कितना हम खर्च कर सकते हैं, वहाँ साफ सफाई में सरकार क्या देती है, जहाँ सरकार नहीं देती है उस पर आप पंचायत का एक बजट बनाना चाहिए और उस बजट का पैसा कहाँ से आएगा इसके बारे में विचार करना चाहिए। उसी प्रकार से वार्षिक के बजट आप जब तैयार करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में आप क्या कर सकते हैं, विद्युत विभाग में क्या कर सकते हैं, कृषि विभाग में आप क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, जहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा सकता है वहाँ आपको ध्यान जाना चाहिए। विनियमन उसको कहते हैं, यानी एक होता है नियमावली, एक होता है विनियमन, एक होता है अधिनियम। तो अधिनियम तो सरकार बना दिया, नियमावली भी कैबिनेट ने पारित कर दिया। अब अधिनियम और नियमावली आपके हाथ में आ गया तो उससे जो बच गया वो विनियमन कहा जाता है। तो विनियमन बनाने का अधिकार कार्यकारिणी को है और वह कार्यकारिणी उस पर विचार करती है कि हम किस डिपार्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं। उसका एक वार्षिक बजट बनाइए। सड़क पुल पुलिया भी आपको अगर करना है तो सरकार से क्या आप आशा करते हैं, व्यक्तिगत पंचायतों का क्या फंड हो सकता है, उस पर हम लोग को काम करना चाहिए। अब व्यक्तिगत फंड कहाँ से आएगा, इस पर आगे का विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेंगे, वो आगे एक्ट में आएगा। हर चीज़ है, ग्राम पंचायत को बहुत बड़ा अधिकार है, वो सरकार है। जिस तरह से नीतीश जी का बिहार सरकार था, आज सम्राट चौधरी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश में सरकार चला रहे हैं, उसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया भी एक गवर्नमेंट के हेड हैं। उनके पास कार्यकारिणी है, उनके पास तमाम डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, सब बैठते हैं। और ये वार्षिक बजट तैयार करना, अगर कार्यकारिणी की बैठक एक दिन में नहीं तैयार करती है तो उस बैठक को आप 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक रेगुलर 2-3 दिन चलाया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत के मुखिया को यदि लगता है कि एक दिन में हम नहीं कर पाएंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो उनकी स्वतंत्रता है। ये एक बिहार के अंदर एक धारणा बन गई है, वार्ड सदस्य के घरे घरे रजिस्टर घुमा दीजिए, आप दस्तखत करा लीजिए, आप मनरेगा में 15वां योजना 6ठा योजना पास कर लीजिए, तो अब मुखिया समझते हैं कि अब मेरा काम बिहार में हो गया। तो पदाधिकारी आपको क्यों सब बात बताएगा? पदाधिकारी अगर सारी नॉलेज आपको देने लगेगा तब तो उसको भाई तो बहुत परेशानी होगा। तो उसको तो ऐसे ही सरकार वेतन दे रही है। और सरकार नीतीश कुमार जब तक थे तो उनकी भी इच्छा यही रहती थी कि भैया छोड़ो इस सब कानून, किताब उताब फेंको, अरे विधायक को कुछ खाने दो। तो विधायकों को फ्री करके इस बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश जी 20 साल में लुटवा दिया। अब सम्राट चौधरी जी को देखना है कि पंचायती राज को अधिकार आप देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अब चलिए तीसरा कह रहा है, प्राकृतिक अगर कोई संकट आ जाए तो उसमें हम लोग क्या सहायता कर सकते हैं। ग्राम पंचायत को आपदा डिपार्टमेंट है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया आपदा विभाग के जो पदाधिकारी होते हैं वो कार्यकारिणी की बैठक में जब बुलाएंगे तो वार्ड सदस्य सवाल करेंगे तो आपदा में सरकार क्या कर रही है और हम पंचायत से क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं। आपको तो पता है ना, हर पंचायत को पता है कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ आ सकता है या नहीं आ सकती है। कोई ऐसे आंधी तूफान आ गया, कोई महामारी आ गया, कोई ऐसा बीमारी फैल गया, उस स्थिति में हमको क्या करना है, ग्राम पंचायत तय करके पहले ही से वो अपने आप को सजग रखना चाहिए
ये कह रहा है कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया को इस एजेंडा पर घंटों चर्चा करना चाहिए कि ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी का आग लग जाए, गांव जल जाए, तो इमीडिएट उस समय हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फंड का क्रिएशन करना, आप चंदा भी ले सकते हैं। आप सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे लाखों लाख लोग खर्च करता है, तो ये ग्राम पंचायत भी एक फंड बना सकती है। अपने पंचायतों के अंदर कई तरीका है जो 10-20 लाख रुपया तो आसानी से ग्राम पंचायत के मुखिया एकत्रित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति नहीं है या जानकारी नहीं है या राज्य सरकार आपको ठीक से प्रशिक्षण नहीं दे रही है, तो ये प्रोविज़न किया गया है। आपको प्राकृतिक आपदा के समय में गांव गरीब किसान मजदूरों के साथ ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कैसे खड़ा हो सकती है, ये ग्राम पंचायत को मुखिया के करने की जरूरत है। ये धारा 22 में कह रहा है। चौथा में कह रहा है लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। यानी अगर आपके पंचायत के अंदर अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है, सार्वजनिक ज़मीन है, उस पर लोग अतिक्रमण कर लिया है। बहुत देखेंगे विद्यालय की ज़मीन अतिक्रमण कर लिया है, पशुओं के लिए चारागाह को लोग अतिक्रमण कर लिया। तो कितना गैर मजरूआ ज़मीन है, कितना मालिक गैर मजरूआ ज़मीन है, कितना सिंचित भूमि है, कितना असिंचित भूमि है, ये ग्राम पंचायत को मुखिया को जानकारी होना चाहिए। राजस्व विभाग के कर्मचारी उस बैठक में रहेंगे। मुखिया के कार्यकारिणी में राजस्व कर्मचारी मेंबर होते हैं। अब कार्यकारिणी में राजस्व कर्मचारी को मुखिया बुलाएगा तब न वो आएगा। अब बिहार में ही कोई मुखिया कर्मचारी को बुला ही नहीं रहा है। यही तो धारा 20 के उपधारा 4 को हम बता रहे हैं कि वो वही कानून है। वही राजीव गांधी ने कहा था ना कि दिल्ली से 1 रुपया चलती है तो गाँवों तक 10 पैसा पहुँचता है और 90 पैसा लुटा जाता है। तो वही कहता है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी ही गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट का मेंबर होता है राजस्व विभाग के कर्मचारी। तो कर्मचारी के साथ जब कार्यकारिणी में मुखिया बैठेंगे तब लोग बताएगा कि कितना गैर मजरूआ ज़मीन है इस पंचायत में और कहाँ कहाँ है। तो तब पता लगेगा कि लोग उसको कब्जा कर लिया है तो खाली करवाना होगा। प्रस्ताव लीजिए, हाट है, बाजार है, चौक है, चौराहा है, अवैध रूप से लोग दुकान उस पर लगा रहा है। तो यदि अवैध रूप से दुकानदारी कर रहा है उस पर हम लोग को टैक्स लेना चाहिए या अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। तो अतिक्रमण मुक्त करिएगा तो सार्वजनिक उसमें आप जो है ग्राम पंचायत से मेला लगवा सकते हैं, मेला लगा के टैक्स लगा सकते हैं, बाजार लगवा सकते हैं, आप उसमें टैक्स वसूल सकते हैं। तो इस तरह से पंचायत का फंड भी बनाया जा सकता है। तो यही कह रहा है कि यदि कोई सरकारी भूमि है तो अगर उसमें सार्वजनिक भूमि है तो उसको खाली करवाइए। यदि वह अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ में एक प्रस्ताव लेकर के उसको नापी करा करके अंचलाधिकारी के माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से खाली करना चाहिए। यह ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। तो बिहार के अंदर कितना काम हो रहा है और नहीं हो रहा है तो मुखिया दोषी नहीं है। मुखिया भी दोषी है, लेकिन राज्य सरकार बेईमान है और वो अपने कलेक्टर और बीडीओ के माध्यम से इस कानून को जमीन तक पहुंचने नहीं देना चाहती। आप रोज सुनेंगे, रोज एक डिपार्टमेंट पर हम बता देंगे। आज तो पहला ही हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए उसमें 5वां देखिएगा तो स्वैच्छिक श्रमिकों का संगठित करना। यानी जो श्रमदान करने वाले मजदूर हैं, जो श्रमदान करना चाहते हैं और कोई सामूहिक काम है, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना। अब जैसे सरकार तो कर ही रही है, अब सरकार जहाँ ध्यान नहीं जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी गांव का सफाई करना है तो उस गांव में एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में देखिए श्रमदान कौन कौन कर सकते हैं। तो गाँवों के लोगों से हर घर पर 10-10 रुपये बना दीजिए। एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर 100 घर है तो 1000 का महीना हो गया ना। 1000 के महीना पर एक उसी गांव में किसी गरीब को 1000 का महीना दे दीजिएगा तो रोज़ सुबह आपके गांव के सड़कों को, वहाँ जो जल जमाव होता हो, वहाँ स्वच्छता के दृष्टिकोण से वो श्रमदान करके उस पंचायत को स्वच्छ बना के रखेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण कर सकता है। यानी सालों भर का 1000-2000 का उसको एक नौकरी मिल गया और सुबह अपना 1 घंटा काम किया, उसको जो है वो गांव को चकाचक करके रखेगा। तो 1000-2000-3000 रुपया उसी गांव के लोगों से उत्पादन करके मिट्टी काट के भरना है। कई कई गांव में देखेंगे छोटा छोटा गड्ढा है, उसमें मोटरसाइकिल गिरते रहता है, साइकिल गिरता है, बच्चे भी गिरते रहते हैं। तो उसको श्रमदान से ठीक करना।
यानी उस टाइप के सोशल वर्कर गांव में कौन कौन लोग हैं उसको पता लगाना और उसको वार्ड सदस्य के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक करवाना, वार्ड सभा में इस बातों को लाना, ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में बातों को रखना। क्योंकि सब वार्ड सदस्य भी वहाँ रहते हैं, उस वार्ड सदस्य से कहा जा सकता है ना, मुखिया कह सकते हैं कि भैया आपके वार्ड में एक गड्ढा को ठीक करना है तो हम आके ठीक करेंगे, आप लोग आपस में वैसे लोगों को एक लिस्ट बना के रखिए जो समय समय पर अपना श्रमदान करके छोटी छोटी बातों का निदान किया जा सकते हैं, छोटी छोटी घटनाएं को रोका जा सकता है। विद्यालय का रास्ता है, अब उसमें टूटा फूटा है, अब सरकार का फंड लगाने के इंतजार में छोटा गड्ढा बड़ा गड्ढा बनते चला जाता है, तब तक गांव के 2-4 बच्चे गिर करके पैर हाथ तोड़ लेते हैं, तो उससे तो बचाया जा सकता है। इसलिए ये कह रहा है कि स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना, कि कौन कौन इस गांव के लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, उसको उत्साहित करके उस कामों को करा लेना। उसमें जो है छठा कह रहा है गाँव के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण। जितना भी आंकड़ा होता है गाँव में उसको कैसे आप एक रजिस्टरबद्ध करिएगा। कई क्षेत्र है इसमें, व्यापक है इसमें। आप जैसे मान लीजिए कि हमको अपने ग्राम पंचायत में स्नातक पास कितने लोग हैं, एक बार वार्ड सदस्यों के बीच में निर्णय कर लीजिए, तो पूरे पंचायत में स्नातक पास लोगों की डिग्रियां कितना है वो सामने आ जाएगा। उसमें कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी पदाधिकारी हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितना रोजगार चाहते हैं, कितना सरकारी नौकरी चाहते हैं, कितना प्राइवेट नौकरी चाहते हैं। तो ये सब आंकड़ा होता है, कई प्रकार के आंकड़ा बनाया जा सकता है। मैट्रिक कितना है, इंटर कितना है, ग्रेजुएशन कितना है, पीजी कितना करके बैठा हुआ, कौन कौन डिग्रियां हैं, कौन कौन गांव के अंदर नौकरी है, कितना लोग रिटायर कर गए, रिटायर लोगों का भी एक गोलबंदी करके आंकड़ा बना करके ग्राम सभा के अंदर उनको बुलाने का प्रावधान करना। तो ये ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य मिल करके तो उस पंचायत को स्वर्ग बनाया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार के आंकड़ा एकत्रित करके, पेंशन का समस्या हो, कई प्रकार का पेंशन की समस्या है, भूमिहीनों की समस्या हो, उसको पता लगाएंगे तब ना। अब आपके पंचायत में कितना भूमिहीन है, बिहार के कितने मुखिया से अभी फ़ोन लगा करके पूछिए कि आपके पंचायत में कितना भूमिहीन है। हमको लगता है कि 2-4 मुखिया बिहार के अंदर बता दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जबकि ये जवान पर रहना चाहिए ग्राम पंचायत के मुखिया को कि मेरे पंचायत में भूमिहीनों की संख्या कितना है और कितना नहीं है, उसका बजाते लिस्ट होना चाहिए, तब तो उसको ज़मीन का तलाश कीजिएगा। आपके पंचायत के अंदर गैरमजरूआ ज़मीन कितना है, मालिक गैरमजरूआ ज़मीन कितना है, तो मालिक और गैरमजरूआ मिलेगा तब तो भूमिहीनों के बीच में बांटिएगा। अगर मालिक गैरमजरूआ ज़मीन मिलेगा, आम गैरमजरूआ ज़मीन होगा, तब तो मेला हाट बाजार चौक चौराहा पर आप कुछ कर सकते हैं, सरकारी काम कुछ कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपके पास प्लानिंग कहाँ है? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, ना बेरोजगारों की आंकड़ा है, ना ही आपके पास में शिक्षित बेरोजगारों की आंकड़ा है, नहीं मनरेगा में मजदूर कितना काम कर रहे हैं। 120 दिन मजदूरों को रोजगार की सरकार गारंटी कर रही है। आपके पंचायत में कितना मजदूरों को कार्ड बना और उसमें से कितना को काम दिया गया, अगर बाकी को नहीं दिया गया उसके लिए पंचायत क्या प्लानिंग कर रही है, उसके लिए आप बजट में क्या प्रावधान कर रहे हैं। इसलिए आपको धारा 22 के उपधारा 1 में ये कहा गया है कि आप ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया बैठिए और वार्षिक योजना बनाइए कि इस साल में हमको कौन कौन काम करना है, बेरोजगारों के क्षेत्र में रोजगार कितने लोगों को दिलवाना है, और बेरोजगारों की तो कई पैमाना है जो आगे आप कल भी हम चर्चा करेंगे कृषि विभाग का। तो बहुत इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं कृषि विभाग में वार्ड सदस्य और मुखिया क्या क्या कर सकते हैं। तो आज तो मैं सार्वजनिक रूप से बताया कि ग्राम पंचायत की जब बैठक हो रही है उस बैठक में वार्षिक बजट कैसे बनाना है, प्राकृतिक आपदा हो जाए उसमें कैसे हम आम लोगों के साथ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लोक संपत्ति पर यदि अतिक्रमण है उसको कैसे हटा सकते हैं, गाँवों के अंदर जो भी आंकड़ा है उसको कैसे एकत्रित कर सकते हैं,
ये तमाम बातों पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा किया है। और चूंकि कार्यकारिणी की बैठक में हम लगे कि ये बात कर रहे थे, अब चलिए कल हम लोग कृषि विभाग पर चर्चा करने के लिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।